रिलेशनशिप क्यों नहीं टिक पा रहे हैं आजकल लोगों के? जो शादी है वो 70% एडजस्टमेंट है, 30% अदर थिंग्स है। क्या ऐसा भी है कि पत्नी मेंटेनेंस और एलिमनी दे सकती है पति को? अभी कुछ टाइम पहले ही हमारा एक केस आया था जिसमें जो वाइफ है उससे उसके पति ने मेंटेनेंस मांग लिया। वी वर शॉक्ड। अतुल सुभाष का अगर आपको केस है, उनकी पत्नी द्वारा उन पे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और 3 करोड़ की एलिमनी मांगी गई। उनकी वाइफ ने 3 करोड़ मांगे, वो 6 करोड़ भी मांग सकती थी। हार्दिक पांड्या के केस है। हाँ। वो क्रिकेटर थे तो उनकी वाइफ अगर उनसे 5 करोड़ भी मांगते हैं कुछ है तो कोर्ट दिलवाता। मुद्दे के ऊपर चर्चे के दौरान अगर पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है बिना किसी रीजन, तो सेल्फ डिफेंस में एक आम नागरिक क्या कर सकता है? अब उसको पलट के थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। अगर एक महिला किसी पुरुष को झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाना चाहती है तो क्या यहाँ पर कोर्ट से उसको जेंडर का फायदा मिलता है कि हाँ ये अगर महिला है तो इसको छूट दी जा रही है? नो लिमिट नो फिल्टर, सिर्फ रियल बात है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋतिक पांडे और आप देख रहे हैं बातें अनलिमिटेड। आज कुछ कानूनी चर्चा करने वाले हैं हम। तो हमारे साथ मौजूद हैं एमपी हाई कोर्ट और भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एडवोकेट नम्रता कंसोरिया। हेलो मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड पहले तो मैं आपकी टीम का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आप सबके साथ अपने व्यूज़ शेयर कर सकूँ। लीगल कंसर्न बहुत ज़्यादा हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, और आपका जो स्पेसिफिकेशन है, आपका जो स्पेशलाइजेशन है वो इन चीज़ों में ज़्यादा है, थोड़ा कपल सेंट्रिक जो चीज़ें आप चाहती हैं कि हम सॉल्व कर दें। हाँ, क्यों दो लोगों में कुछ भी दिक्कतें हों, तो इतने डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? रिलेशनशिप क्यों नहीं टिक पा रहे हैं आजकल लोगों के? देखिए, डाइवोर्स का कोई एक रीज़न नहीं है। आजकल डाइवोर्स बहुत सारी वजहों से हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कपल्स में इनकम्पेटिबिलिटी, कपल्स में आपस में ही नहीं पट रही है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, उन लोगों में आपस में डिफरेंसेस आ रहे हैं। देन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कॉमन चीज़ हो गई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब बहुत ज़्यादा इजी है कि कोई भी मोबाइल है एक्सेस कर लिया, हाल अगर दो लोगों में डिस्प्यूट है, हाल आपने तीसरे को अप्रोच कर लिया, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट वुमेन, क्योंकि वो एजुकेटेड वुमेन है। हाँ। तो इसे मैं पॉजिटिव वे में बोलूँगी क्योंकि ये एक अच्छी बात है। पहले की जो महिला थी वो अपना स्टैंड नहीं ले पाती थी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। बट जो आज की महिला है वो जानती है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या हो रहा है तो मैं स्टैंड ले सकती हूँ, ठीक है। डॉरी केसेस आज भी अगर 2025 के हम आंकड़े उठा के देखें तो उसमें 1.2 लाख जो डाइवोर्स हुए हैं ड्यू टू डॉरी। हमको लगता है कि मिडिल क्लास में नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे घरों में भी डॉरी मांगते हैं। देन आता है फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। आजकल फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के बहुत ज़्यादा मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं। हाँ। उस पर तो बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। अभी रिसेंट में एक मेरी फ्रेंड का केस है, फ्रेंड का केस एक्चुअली में। वो बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती थी। उसके फादर ने मैट्रिमोनियल पर उसके लिए एक लड़का देखा, वो वहाँ पर गए, मुंबई का लड़का था, एमपी की लड़की थी, और वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो भी है, कागज़ वगैरह जो कुछ है वो बताएं। जब लड़की उधर पे शादी होकर गई तो उसे 2 रूम साइट में रख दिया गया। जब वो उधर जाके देखती है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसने पूछा। हाँ। और तो बोले अभी क्या है, हमारा नया घर है वो बनने वाला है। और जब धीरे धीरे जब वो रही तो समझ में आया कि नहीं, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। उसने अपने पापा को कॉल किया, उन्होंने टाइम जो उससे बुलाया, देन डाइवोर्स लिया, देन उसकी दूसरी शादी करी। तो मेरा कहना ये है कि कभी भी कोई भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं तो प्लीज़ उसको बहुत ज़्यादा आप ध्यान से देखें। जो जिसको भी रिश्ते को देख रहे हैं उसमें आप किसी कोई भी इंसान जो है एजुकेशन को, अपनी जॉब को लेके, अपने पास्ट अफेयर्स को लेके, अपने मैरिज स्टेटस को लेके सबको छुपा सकता है इजीली। देन जो सोसाइटी का एक्सेप्टेंस है, हाँ, वो भी डाइवोर्स को लेकर बढ़ गया है। ये एक अच्छी बात भी है क्योंकि जो सोसाइटी में जो लोग हैं वो समझ गए हैं, वो एजुकेटेड ज़्यादा हो गए हैं, तो वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई 2 लोग झगड़ा करके रहें उससे बेहतर है कि वो अलग अलग खुश रहें, पीसफुली रहें। अच्छा, और ये डाइवोर्स जो है वो अरेंज मैरिज में ज़्यादा होता है या फिर लव मैरिज में ज़्यादा होता है? देखिए, वैसे तो अब आज का सिनेरियो अगर देखा जाए तो दोनों में ही ज़्यादा है, बट इन कंपैरिजन अगर मैं करूं तो लव मैरिज में ज़्यादा है। रीज़न बीइंग
एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा होती है लव मैरिज में, जो एडजस्टमेंट कैपेसिटी होती है कपल्स की वो थोड़ी कम होती है, जबकि जो शादी है वो 70% एडजस्टमेंट है, 30% अदर थिंग्स है, जो रियलिटी है, ये रियलिटी है। देन जो फैमिली सपोर्ट है वो भी कभी कभी कम होता है इन कंपैरिजन टू अरेंज मैरिज। देन डिसीजन मेकिंग क्या होता है इसमें, क्योंकि उनका खुद का डिसीजन होता है कि भाई हमने ये शादी करी है, तो वो लोग इजीली अपना खुद का डिसीजन ले लेते हैं अलग होने के लिए। जबकि जो अरेंज मैरिज होती है उसमें सोसाइटल जो सोसाइटी है उसका प्रेशर होता है, देन फैमिली का इंटरफेरेंस एंड प्रेशर होता है। और फिर क्या होता है स्टार्टिंग में ना, वो जो कपल्स होते हैं अरेंज मैरिज में वो एक दूसरे को समझ रहे होते हैं, जब तक वो एक दूसरे के साथ थोड़ा एडजस्ट होना सीख जाते हैं तो उनका एक थोड़ा एडजस्टमेंट इन कंपैरिजन टू लव मैरिज जल्दी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, प्रॉब्लम्स उन लोगों के बीच में भी होती हैं, बट उनकी एडजस्टमेंट कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। बट आजकल तो खैर जो लोग अपना स्टैंड लेना जान रहे हैं तो वो लोग अरेंज मैरिज में भी डाइवोर्स के लिए फाइल करते हैं, जाते हैं डाइवोर्स के लिए, अगर वो लोग उन लोग की नहीं पट रही आपस में। तो डाइवोर्स के बाद एक बड़ा सवाल ये आता है एलिमनी और मेंटेनेंस। हमने ज्यादातर ये देखा है कि एलिमनी और मेंटेनेंस जो है वो लड़कियों को ही मिलता है, पति ही देते हैं पत्नी को। क्या ऐसा भी है कि पत्नी मेंटेनेंस और एलिमनी दे सकती है पति को? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है मुझसे। क्या है बेसिकली जो हमारे यहाँ मेंटेनेंस मांगा जाता है वो सेक्शन 125 ऑफ CRPC में आता है, जो अब सेक्शन 144 ऑफ BNSS हो गया है। ठीक है, उसमें जो मेंटेनेंस का राइट है वो सिर्फ वाइफ का है, जबकि जो सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें वाइफ एंड मैन दोनों का राइट है। तो उसमें अभी कुछ टाइम पहले हमारा एक केस आया था जिसमें जो वाइफ है उससे उसके पति ने मेंटेनेंस मांग लिया। वी वर शॉक्ड, अरे एप्लीकेशन आई कि भाई इन्होंने मेंटेनेंस मांगा है। तो ऐसा भी होता है कि वो ले सकते हैं, बट उसका भी एक रीज़न होना चाहिए कि जो हस्बैंड है वो कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, अनेबल है, कमा नहीं सकता है, बट वाइफ की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है। इस केस में भी वाइफ कमा रही थी, अच्छा, हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जो लॉ है वो अगर मेंटेनेंस और एलिमनी की बात आती है तो वो वुमेन के फेवर में ज़्यादा है, 80-90%। हाँ, लेकिन हाँ 10-20% बहुत मिनिमम केसेस है जहाँ पे मैन कोई वाइफ से ले रहा है, क्योंकि एक्सपेक्ट ही ये किया जाता है कि अगर शादी की है तो ये पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी को खुश रखे और उसको कमाए, बच्चों को पाले। तो एक ये कहना चाहिए कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर शुरू से भी रहा है। इस चीज से रिलेटेड मुझे एक केस याद आ रहा है, अतुल सुभाष का, अगर आपको केस याद, उन्होंने अपने सुसाइड नोट में ये लिखा था कि उनकी पत्नी द्वारा उन पे झूठे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और 3 करोड़ की एलिमनी मांगी गई थी। तो ऐसे केसेस में कोर्ट जस्टिस कैसे करेगा एलिमनी के साथ कि किसको कितना देना है? तो कोई भी एलिगेशन लगे कितना भी पैसा ले जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी कितना पैसा मांग के कितना ही ले जाएगा, नहीं। उनकी वाइफ ने 3 करोड़ मांगे, वो 6 करोड़ भी मांग सकती थी, भाई उनका राइट है, वो कुछ भी मांगे। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कोर्ट दे देगा। कोर्ट जब एलिमनी या मेंटेनेंस तय करता है उसके पीछे वो बहुत सारे फैक्टर्स देखता है। पहले वो ये देखता है कि इनकम क्या है, दोनों स्पाउसेस की देखता है, इनफैक्ट इनकम क्या है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनकी रीजनेबल नीड्स क्या है। रीजनेबल नीड्स में लाइक उसकी मेडिकल आ जाती है, अगर वो रेंट के हाउस में रह रहे हैं तो वो रेंटेड हाउस आ जाता है। देन उनकी मेंटल कंडीशन देखेंगे, एज देखेंगे, उनकी हेल्थ देखेंगे। जो पति है अगर उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी है उसको भी देखा जाएगा, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी है, डिपेंडेंट है उन पे कोई, उनकी मम्मी है, पापा है, बहन की शादी करना है, उनके एसेट्स देखे जाएंगे। लाइबिलिटी में देखा जाएगा कि वो क्या EMI ले रहे हैं, उन पे क्या लोन्स हैं। और सबसे बड़ी बात, एक लैंडमार्क जजमेंट आया है नेहा वर्सेस रजनीश का, उसमें जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने क्लियर किया है कि जो भी TDR फाइल किए हैं 3 साल के, और जो 3 साल के बैंक स्टेटमेंट है वाइफ के भी और हस्बैंड के दोनों के ही देखे जाएंगे। उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वाइफ जब कमा रही होती है तो कोर्ट कहता है कि आपको क्या जरूरत है, आप कमा तो रहे हो। लेकिन यहाँ कई बार क्या होता था, पहले वाइफ अर्न भी कर रही नहीं, मैं नहीं कमा रही हूँ, और वो पति से भी मेंटेनेंस ले रही मैक्सिमम होता है। हाँ, तो इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए, इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए जो
ये जजमेंट है, ऑनरेबल कोर्ट ने डिलीवर किया है, तो अब उसके अकॉर्डिंगली जब भी कोर्ट डिसाइड करता है एलिमनी, तो वो बैंक स्टेटमेंट भी देखता है ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और सही तरीके से जस्टिस डिलीवर हो। और ऐसा ना हो कि भाई अगर पति है तो मतलब उसे देना ही है। जैसे फॉर द इन द केस ऑफ एग्जाम्पल अगर हम देखें, हार्दिक पांड्या के केस है, हाँ। वो क्रिकेटर थे, तो उनकी वाइफ अगर उनसे 5 करोड़ भी मांगते हैं कुछ है तो कोर्ट दिलवाता। वो तो मेरे ख्याल से IT इंजीनियर ही थे ना शायद, तो उस केस में कोर्ट दिलवा ही नहीं सकता था, वो सारे फैक्टर्स देखता। तो मेरा ये कहना है, पहली बात तो अगर कोई भी केस होता है, वाइफ कोई भी केस करे, तो सबसे पहले ना हस्बैंड को एकदम से डरने की जरूरत नहीं है, चाहे वो क्रुअल्टी का केस हो, डॉरी का केस हो, XYZ कोई भी केस हो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है केस होने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि वो प्रूव हो गया है कि कोर्ट में या आपको सजा हो जाएगी। आपको सजा तब होगी जब वो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होंगे एंड आप अपने प्रॉपर एविडेंस के साथ अपने केस को प्रूव कर सकते हैं। आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए, है ना। तो इसलिए उसमें किसी भी व्यक्ति को एकदम से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसा ज्यादातर देखा गया है कि बच्चों डाइवोर्स के बाद बच्चों की जो पढ़ाई का जिम्मेदारी है वो पिता को दिया जाता है, लेकिन अगर बच्चा किसके पास रहेगा इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी तो माँ को ही दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट एक इमोशनल बायसनेस कर रहा है, यहाँ पे भावनात्मक पक्षपात कर रहा है कि चलो माँ को ही कस्टडी दे देंगे, लेकिन जब भरण पोषण की बात आई तो पिता को दी जा रही है। देखिए अब इसका एक रीज़न क्या होता है कि जब भी कोई बच्चा होता है ना, तो उसको पालने की जो जिम्मेदारी होती है, खाने पिलाने की, दूध पिलाने की, वो माँ की होती है। स्टार्टिंग में तो जिम्मेदारी होती है, धीरे धीरे वो माँ से ज़्यादा अटैच रहता है। जब वो धीरे धीरे टाइम निकलता है, वो माँ से अटैचमेंट उसका बढ़ता जाता है। तो वो माँ से अटैच हो गया, अगर उसको उसकी मम्मी से भी अलग किया जाता है तो वो उसकी भावनाओं के साथ गलत होगा, बच्चे की भावना के साथ। फिर लेकिन अगर किसी केस में जब कोई बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो अपनी कंसेंट देता है किसी चीज को लेके, तो उससे पूछती है कोर्ट कि भाई आप किसके साथ रहना चाहते हो। अगर वो अपने पिताजी के साथ कंफर्टेबल है रहने में एंड सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं कि वहाँ वो एक अच्छी लाइफ बिता सकता है, उसकी इच्छा है, तो कोर्ट उनको भी मतलब पिता के साथ भी भेजती है बच्चों को, लेकिन उसमें भी बच्चे का कंसेंट जरूरी है। ये अगेन डिस्क्रिशनरी पावर होता है कोर्ट का। ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बोल दिया तो ऐसा होगा ही होगा। कोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स देखता है। अगर आप पिता को कस्टडी चाहिए तो उसको क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो प्रूव करना पड़ेगा कि जो मदर है वो अनफिट है, बच्चे को नहीं पाल सकती है, या उसके साथ क्रुएल्टी करती है, या कोई ऐसे ड्रग्स लेती है, अल्कोहल लेती है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करती है जो बच्चे के लिए सही नहीं है, या फिर पिता की इकोनॉमिक कंडीशन ज़्यादा अच्छी है, स्टेबिलिटी है, वो बच्चे को ज़्यादा अच्छी एजुकेशन दे सकता है, उसकी हेल्थ का केयर कर सकता है, ये बता सकते हैं। या अगर वाइफ है, उन्हें रीमैरी कर लिया है, तो उसके बाद जो उस बच्चे के साथ जो कंडीशन है वो उसके लिए फेवरेबल नहीं है। बच्चे की अगर माँ जहाँ रह रही है वहाँ पे बच्चे का के लिए जो कंडीशंस है वो अनसेफ है, अनफिट है, तो उस केस में भी उसका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो सकता है, वो ये बता सकता है कोर्ट में। या फिर कोई जो भी स्पेशल केयर, अगर ऐसी कोई स्पेशल केयर है जो सिर्फ पिता ही बच्चे को दे सकता है, अगर वो ये सारी चीजें प्रूव करता है तो कोर्ट जो है ना बच्चे को उनके पिता के पास भी दे सकती है उसकी कस्टडी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि सिर्फ माँ के पास ही देगी, लेकिन ये बच्चे की कंसेंट भी उसमें इम्पोर्टेंट होती है। ओके, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। ये सवाल ऐसा है कि अगर कोई आम इंसान भी है उसको अपने राइट्स पता होने चाहिए। एक सिचुएशन लेते हैं कि मुझे रात को किसी पुलिस वाले का कॉल आता है या फिर दिन में कभी पुलिस वाले का कॉल आता है और मुझे प्रेशराइज्ड करके बिना किसी रीजन के या फिर कोई भी रीजन देकर थाने बुलाया जाता है। मेरे पास कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिसके तहत मैं ये डिस्कार्ड कर सकता हूँ, मैं मना कर सकता हूँ थाने इमिडिएटली जाने से? अगर किसी भी पुलिस वाले का कॉल आता है, सबसे पहले तो वो ना पर्पस बताएगा आपको, है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं बताता, आप थाने आ जाओ, पूछिए कहना क्या पर्पस है, आप क्यों बुला रहे हैं, ठीक है। अब या तो वो इन्वेस्टिगेशन पर्पस से बुलाएगा या किसी व्यक्ति के खिलाफ में कोई शिकायत हुई है। अगर जो शिकायत की गई है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए की गई है या ऐसे ऑफेंस के लिए की गई है जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, तो वहां तो पुलिस का राइट है कि वो वैसे भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन बिना किसी वारंट के। हाँ, विदाउट एनी वारंट, हाँ विदाउट एनी वारंट वो अरेस्ट कर सकती है। लेकिन हाँ, ऑफेंस ऐसा कमिट हुआ है, उसकी कंप्लेन हुई है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस। जो ऑफेंस है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इस केस में क्या होगा, जो पुलिस होगी वो एक लीगल नोटिस भिजवाएगी
भेजेगी जो भी पर्सन है। अब ये उस पर्सन की ड्यूटी है कि उस लीगल नोटिस के टर्म्स को फॉलो करे। अगर वो नहीं करता है तो वो कोर्ट से ऑर्डर लेके अरेस्ट कर सकती है। फिर इसमें हाँ एक और कंडीशन आती है, इन्वेस्टिगेशन पर्पज से बुलाती है, ठीक है ना। अब इन्वेस्टिगेशन पर्पज से बुलाती है तो यहाँ पे उसको प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं देती है तो आप उससे बोल सकते हैं आप नोटिस दीजिए मुझे, ठीक है ना, आप नोटिस दीजिए और मैं आऊँगा, उसमें जो भी कंडीशन है वो लिखिए। फिर उसके बाद इसमें कौन कौन लोग हैं जिनको वो फोर्स कंपेल नहीं कर सकती। अगर कोई वुमेन है वो उसको फोर्स नहीं कर सकती है। कोई चाइल्ड है जिसकी उम्र 15 साल से कम है उनको फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बुजुर्ग इंसान है जिसकी उम्र 60 प्लस है तो उसको भी फोर्स नहीं किया जा सकता है, कंपेल नहीं किया जा सकता है, इनफैक्ट नोटिस से भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मेंटल इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, इनकैपेबिलिटी है, एक्यूट इलनेस है, तो इन कंडीशन में फोर्स नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन्वेस्टिगेशन पर्पस से जो पुलिस है उनको उनके रेजिडेंस पर आना पड़ेगा। और अगर इसके बाद भी अगर वो फोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली आप उसके अगेंस्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं। आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी कर सकते हैं, उनके सीनियर जो ऑफिसर है उनको कर सकते हैं। लेकिन अगर इस केस में इलीगल डिटेंशन होता है तो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। बातचीत के दौरान या फिर कोई भी मुद्दे के ऊपर चर्चे के दौरान अगर पुलिस वाला थप्पड़ मार देता है बिना किसी रीजन के, आमतौर पे होता ही है ऐसा, आमतौर पे देखने को मिला है कि कोई भी पुलिस वाला कभी कभी रौब दिखाने लगता है, तो अगर थप्पड़ मार दे तो सेल्फ डिफेंस में एक आम नागरिक क्या कर सकता है? अब बात आती है अगर थप्पड़ मारता है तो सेल्फ डिफेंस में आप आपका बचाव कर सकते हैं। आप उसको पलट के थप्पड़ नहीं मार सकते हैं, ओके, ठीक है ना। आप उसकी प्रॉपर जगह पे कंप्लेन कर सकते हैं, बाद में प्रॉपर अथॉरिटी पे कंप्लेन कर सकते हैं, बट आप उसको पकड़ के थप्पड़ नहीं मारेंगे। ये प्रोसेसेस क्या है कंप्लेन करने की? आप उनके सीनियर ऑफिसर को लिखित में लिखिए, हाँ, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट है, वहाँ पे जाके आप उनके अगेंस्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है वहाँ पर तो। एंड अगर इसमें सेकंड कंडीशन आती है कि ब्रूचली मार रहे हैं, अब पुलिस वाला रुक ही नहीं रहा है, 2 4 3, उसके पास लीगल अथॉरिटी नहीं है मारने के लिए। यहाँ मैं बता रही हूँ कि वो इलीगली कर रहा है ये सब, ठीक है ना, लीगल अथॉरिटी नहीं है और वो मारे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप फोर्स यूज कर सकते हैं जितना रीजनेबल है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए, आप उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको 4-5 थप्पड़ मार रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप उसको चाकू मार देंगे, नहीं, आप उसको पुश कर सकते हैं, आप उसके हाथ पकड़ सकते हैं, आप उसको रोक सकते हैं। बाद में जो भी अथॉरिटी हो वहाँ पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। और इलीगल डिटेंशन किया है तो ऑब्वियसली आप हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा देखने को मिला है कि एक इंस्पेक्टर दरोगा के पास इतनी पावर होती है कि वो आपको धमका सकता है, घूस वगैरह की मैं बात करूं, अगर ओपनली मैं बात करूं तो, कि किसी एक क्लाइंट के द्वारा कुछ घूस लेके किसी को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में अगर इमीडिएटली इस चीज से डील करना हो, क्योंकि इट इज लाइक अ टॉर्चर फॉर यू, कि आपको टॉर्चर किया जा रहा है, थाने में बुलाकर आपसे धमकाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि ये तुम काम करो, या फिर जबरदस्ती कोई FIR लिखवाई जा रही है आपसे जिसमें आपका कंसर्न नहीं है, इमीडिएटली कोई क्या एक्शन ले सकता है? देखिए, इसके लिए सबसे 2 हथियार हैं। एक तो आपके पास प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। प्रॉपर एविडेंस किसी भी रूप में हो सकती है, वो वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं, बट वीडियो एंड ऑडियो जो होते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, ठीक है ना। दूसरा होता है प्रॉपर अथॉरिटी में कंप्लेन। अब यहाँ ये अथॉरिटी की बात आती है तो इसमें कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने बनाई है जहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी लोकपाल एंड लोकायुक्त। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि 2013 में एस्टेब्लिश की गई है। लोकपाल जो है वो सेंट्रल लेवल पे डील करती है, जबकि जो लोकायुक्त है वो स्टेट लेवल पे डील करती है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति लोकायुक्त में जाता है तो वहाँ पे एक फॉर्म नंबर 2 होता है, 3 होता है, वो उसको फिल करना पड़ता है। फॉर्म नंबर 2 में वो ये लिख सकता है, बताएगा कि वो इस काम के लिए इस ऑफिसर के पास गया था, उन्होंने उसके साथ ऐसा ऐसा किया और इसके अगेंस्ट में उनके पास, इनके सपोर्ट में इसके ये उसके पास एविडेंस है। जो फॉर्म नंबर 3 होता है वो बेसिकली एक एफिडेविट होता है। एफिडेविट के उस पर होता है, लोकपाल को आप सेंड कर सकते हैं। ये लोकायुक्त के जो भी ऑफिस है वहाँ पे आप जमा करेंगे। देन आपका 25 जो भी मिनिमम रुपीस, उसमें शायद 25 कुछ इसका स्टाम्प रहता है, वो आपको स्टाम्प पे करना पड़ता है, स्टाम्प ड्यूटी रहती है, जुडिशियल स्टाम्प। एंड फिर वहाँ से उनका प्रोसीजर शुरू होता है। ये हो गया लोकपाल लोकायुक्त। देन एक सेकंड जगह की बताती हूँ मैं, वो है CVC, दैट इज सेंट्रल विजिलेंस
कमीशन। तो ये जो बॉडी है ये इनिशियली 1964 में एस्टेब्लिश की गई थी। बेसिकली एक गवर्नमेंट की बॉडी है, लेकिन इसको 2003 में स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दे दी गई है। और अब जो है अगर कोई व्यक्ति है वो इस बॉडी में अगर अपनी इस अथॉरिटी में कंप्लेन करना चाहता है तो वो ईमेल के थ्रू कर सकता है, देन वो बाई पोस्ट कर सकता है। एंड उसका एक पोर्टल भी है, मैं पोर्टल बताती हूँ। उसका एड्रेस है portal portal.cvc.gov.in। इस पोर्टल पे जाके वो व्यक्ति जो है वो कंप्लेन भी कर सकता है। लेकिन इसमें यह है कि आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी, लेकिन उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ठीक है हमारी आइडेंटिटी रिवील ना करी जाए, क्योंकि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी नहीं बताएगा तो ऐसे तो रैंडम बहुत सारी केसेस हो जाएंगे। फिर एक और अथॉरिटी मैं बताती हूँ जिसका नाम है एंटी ब्यूरो कमीशन, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो है। तो इसमें क्या होता है कि में आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है एंटी करप्शन ब्यूरो पे। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि आपके साथ ये हुआ है और इन्होंने मांगी, इस तरीके से घूस मांगी है। और उसके बाद वो लोग क्या करेंगे, आपको एक टेप रिकॉर्डर देंगे, आपकी कंप्लेंट देंगे, उसमें आपको उसकी जो ऑफिसर मांग रहा है स्टेटमेंट, हाँ, वो आपको वो रिकॉर्ड आपको करके देना पड़ेगा। फिर उस रिकॉर्ड में जो वॉइस रिकॉर्डर दिया हो उसकी वॉइस को वो वेरीफाई किया जाएगा। देन वेरीफाई करने के बाद फिर दोबारा जब उनको लेकर आएंगे, वेरीफाई करने के बाद उनसे ये पूछा जाएगा कि भाई ऐसे आप कौन से जो पैसे हैं जो आप उनको देने वाले हो, पैसे जो आप दोगे उन्होंने मांगे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो पैसे देंगे, उस पैसों पे वो एक लिक्विड आता है, केमिकल आता है, वो लगा देंगे, फिनाइल, हाँ वो लगा देंगे। देन उसके बाद वो उनको ट्रैप करने का तरीका बताएंगे, और जैसे ही वो उनको पैसे देगा यहाँ से ये लोग जाएंगे और उनको ट्रैप कर देंगे। और वहाँ पे एक सोडियम कार्बोनेट करके केमिकल होता है, उसके अंदर वो उनके जो फिंगर्स होते हैं उनको डिप करवाएंगे, और अगर वो पिंक हो जाती है दिस मीन्स कि उन्होंने वो पैसे लिए, और वहाँ से शुरू होता है FIR आपकी लॉन्च हो जाएगी, और वहाँ से आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। तो ये 3 जो है वो ये मेन एक आम इंसान को कितने देर तक थाने में बैठा के रखने का राइट है अगर पूछताछ के नाम पे केवल किया जा रहा है? अच्छा, देखिए अगर पूछताछ के लिए किया जाता है तो कोई ऐसा तो कोई ये नहीं बताएगा कि आप इतने देर बिठा सकते हैं, बट जो भी टाइम है वो रीजनेबल टाइम होना चाहिए, अनरीजनेबल टाइम के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि देर रात तक बिठाएं, रात भर बिठाएं, या अनरीजनेबल लंबे समय तक बिठाएं। अगर किसी की पूछताछ एक दिन में कंप्लीट नहीं भी हो रही है तो ऑफिशियल समय पे, एक प्रॉपर समय पे, रीजनेबल टाइम पे आप दूसरे दिन बुला सकते हो, तीसरे दिन बुला सकते हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो वहाँ पे पुलिस जो है वो 24 आवर्स के अंदर उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और इसमें से जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो वो हटा दिया जाता है। 24 आवर्स से ऐसा नहीं है, उससे ज़्यादा पुलिस अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती है। हाँ, पुलिस केस और कोर्ट केस में क्या फर्क है? जी, पुलिस केस क्या होता है कि जब भी कोई FIR होती है तो वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है और मौका मुआयना होता है, जब्ती होती है, सीज होती है। उसके बेसिस पे जो पुलिस है वो एक रिपोर्ट बनाती है जिसे चार्जशीट भी होती है, फाइनल रिपोर्ट भी कहते हैं, क्लोजर रिपोर्ट भी कहते हैं, जहाँ पे ये पता चलता है कि भाई कोई इन्वेस्टिगेशन पता चलता है कि प्राइमा फेसी कोई नहीं ऑफेंस हुआ है तो वहाँ पे क्लोजर रिपोर्ट बन जाती है। जहाँ पे लगता है कि हाँ कुछ ऑफेंस हुआ है तो चार्जशीट बना के कोर्ट में पेश कर दी जाती है। अब कोर्ट केस में क्या आता है कि चार्जशीट जो है पेश कर दी, वो दूसरा कंप्लेन केस आ जाते हैं जो डायरेक्टली कोर्ट को कंप्लेन की गई है, कोर्ट में कंप्लेन किए गए हैं, FIR नहीं हुए उनके, तो उन केसेस में क्या होता है कि जो जज होता है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, वो चाहे तो ट्रायल कंडक्ट करवा सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंस होता है। तो भारत में पैसे से किसी भी केस को जीता जा सकता है, ऐसा बोला गया है कि पैसा बहुत बड़ी चीज है। तो आप मुझे बताइए एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से क्या ये बात सही है कि अगर पैसा हो तो आप किसी भी केस को जीत सकते हैं, चाहे कितना भी क्रिटिकल हो आपके खिलाफ हो? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर पैसा है तो कोई भी केस जीता जा सकता। अगर ऐसा होता तो जितने भी बड़े पैसे वाले लोग हैं वो खुलकर क्राइम करते हैं। एंड आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे नेता मंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके खिलाफ में अगर कोई एविडेंस आई है तो उन लोगों को जेल हुई है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो एविडेंस है वो कैसी है। अगर वो स्ट्रांग है
तो वहाँ पे जेल होगी होगी। पर हाँ, लेकिन अगर पैसा है तो ऑब्वियसली एक ये चांस होते हैं कि आप एविडेंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। दूसरा ये होता है कि आप एक अच्छे लॉयर को हायर कर सकते हैं। मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा क्योंकि अभी हाल ही में देखने को मिला कि एक एमएलए जो कि रेप केस में अंदर गया था, उसको जमानत दे दी गई, जबकि उसे उम्र कैद की सजा दी गई थी। उसे जमानत दे दी गई और अभी वो बाहर निकल गया जमानत पे। इसके बाद देश में बहुत सारी चीजें हुई। तो इसका मतलब कि पावर और पैसा बड़ा है। कोई भी अगर केस होता ना, मैंने आपको बताया, उसमें जो एविडेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मैंने इस केस में दोनों ही पक्षों को सुना है, मतलब टीवी पे देखा है। उन्नाव रेप केस की बात में हुआ। उन्नाव रेप केस, हाँ। खुल के तो बात उनकी करें। बेटी, हाँ, उनकी बेटी को भी सुना है मैंने, जो पीड़िता है उसको भी सुना है। तो उनकी बेटी के भी अपने पॉइंट्स थे। उन्होंने बोला कि जिस समय पे उनके फादर मतलब जिस समय पे क्राइम हुआ था, उनके फादर उस स्पॉट पे नहीं थे। उनके जो मोबाइल लोकेशन है वो कहीं 17 किलोमीटर दूर जा रही थी। फिर इसमें मेडिकल चीज़ों को लेके भी ग्लिच आ रहा था, ठीक है ना। पीड़िता के अपने बयान थे। तो कोई भी अगर कोर्ट डिसीजन लेता है ना, तो वो लॉ के अगेंस्ट में हटके कोई भी जज आपको डिसीजन नहीं देगा। कोई भी अगर वो डिसीजन लेगा या ऑर्डर देगा, कहीं ना कहीं ऑन रिकॉर्ड, ऑन एविडेंस कुछ चीज़ें आई होंगी। तो उसके बेसिस पे उन्होंने बोला होगा, क्योंकि यहाँ से बैठ के जब तक हम उसके केस के फैक्ट्स को और एविडेंस को नहीं देखेंगे, नहीं जानेंगे, तो कोई भी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो मामला है वो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। लेकिन हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अगर कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी अगर क्राइम होता है, तो उसमें एक अकेला कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, एक अकेला जज इन्वॉल्व नहीं होता है। या लोग ये कह देते हैं अरे जज ने डिसीजन दिया, ऐसा नहीं होता है। ये एक सिस्टम है जो कब से शुरू होता है, जैसे क्राइम हुआ, एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, हो सकता है एक्सटर्नल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे इस केस में सीबीआई इन्वॉल्व हुई, जब मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, जो एक्सपर्ट रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है ना, वो ये सब चीज़ें आती हैं। जैसे इसमें भी एक मेडिकल इशू था, उसकी लड़की की एज को लेकर इसमें शायद ये बात आई है। तो ऑब्वियसली हो सकता है कि कहीं पे इन चीज़ों को लेके किसी भी केस में मैनिपुलेट की जा सकती हैं पैसे पावर से। तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, अगर कोर्ट में आया है केस और पैसा है, पावर है, तो जो कोर्ट है वो डिसीजन उनके ही फेवर में देगा, जिसके फेवर में मतलब जिसके पास पैसा है, पावर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट जो भी डिसीजन देता है वो एविडेंस के ही बेसिस पे देता है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगी वो उस पे देगा, उससे आगे हटके वो नहीं जा सकता है। लेकिन इंडिया में तो ऐसा बहुत देखने को मिला है कि हाई कोर्ट के जजेस भी घूस के साथ पकड़े जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में एक जज भी पकड़े गए थे, उनको लेकर बहुत सारी बातें हुई थी। तो ये तो एक ब्रूटल फिर सच्चाई हुई जब जज जो फैसला करने वाला है वही घूस लेकर पकड़ा जा रहा है, हाई कोर्ट का जज। मैं कोई ऐसे वो ही नहीं बात कर रहा। तो इसका फिर मतलब क्या सेट होता है फिर सोसाइटी में? देखिए, ऑफिशियली कि मेरे ख्याल से ये पहला मामला इस तरीके से सामने आया है इतना ज़्यादा उठकर, और भी ऐसे केसेस शायद आए हैं बट इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए हैं। हाँ। तो मेरा मानना ये है कि सिर्फ चंद केसेस के बेसिस पर हम न्यायपालिका को या कानून प्रक्रिया को मतलब भ्रष्ट बोलें, तो ये ना तो न्याय संगत होगा, ना ही ये उचित होगा। आज भी हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे जजेस हैं जो निष्ठापूर्वक अपना काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है वो ये हो जाती है कि अगर ऐसे में कोई जज पकड़ा जाता है कोई गलत घूस लेते हुए कुछ, उनके ऊपर जो प्रोसीजर होता है उनको हटाने का ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ पे हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट एक प्रोसीजर होता है जो फॉलो करना पड़ता है। ये एक बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है। इसमें सबसे पहले तो मोशन पास होता है पार्लियामेंट में, जिसमें लोकसभा के 100 मेंबर्स और राज्यसभा के मिनिमम 50 मेंबर्स को साइन करना पड़ता है एक जज को हटाने के लिए। हाँ, मैं इसके बाद का प्रोसीजर बता रही हूँ। पहला स्टेप ये होता है, देन एक कमेटी बैठती है 3 जजेस की, जिसमें जो इंक्वायरी कमेटी होती है वो जजेस की ही रहती है। देन अगेन
जो पार्लियामेंट है वहाँ स्पेशल मोशन से वोटिंग होती है। ओके। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी से वोट दिए जाते हैं, देन लास्ट में जो प्रेसिडेंट है वो हटाते हैं। अब ये जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है और किसी भी लेवल के जज के लिए होता है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी नहीं नहीं, ये हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस, हाँ ये जजेस के लिए बेसिकली बनाया गया है। और ये प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जो कि इतना इजी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी सुनने में आया है कि कुछ जजेस के अगेंस्ट में अगर कभी पार्लियामेंट में बात गई है, क्योंकि ये प्रोसीजर इतना लेंथी है तो वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है। आपने खुद भी जज के लिए प्रिपरेशन किया है, तो जब आप एज एन एडवोकेट फाइट करती हैं किसी केस के लिए, आपको ऐसा लगता है कि पार्शियलिटी हो रही है? क्योंकि आप तो दोनों इमोशन समझ रहे हो एज एन एडवोकेट भी, और आपने प्रिपरेशन किया है जो जज के लिए, तो आपको लगता है पार्शियलिटी होती है वहां पर? नहीं, बेसिकली तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एविडेंस होती है ना उसके बेसिस पर सारा काम होता है। और मुझे नहीं लगा कि कभी कोई जज किसी लॉ से हटकर कहीं गया है। मतलब अगर उससे कोई भी काम किया है तो वो कहीं ना कहीं अंडर लॉ ही किया है। क्योंकि अगर हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजेस अगर कुछ गलत करते हैं, अगेंस्ट लॉ करते हैं, तो ऑब्वियसली वो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, जो भी उन्होंने काम किया है उसकी जानकारी उनको ऊपर तक देनी पड़ती है। और ऑब्वियसली अगर कोई वो यहाँ पे गलती करेंगे तो कोई भी हाई कोर्ट जा सकता है, बोल सकता है, शिकायत कर सकता है। तो कोई भी जज जो है वो अगेंस्ट लॉ तो नहीं करता है। ओके। हाँ, आप मुझे एक क्लियर बात बता दो कि कोई भी हाई कोर्ट का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई भी एडवोकेट हो, या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हो, कितना पैसा कमा सकता है? क्योंकि एडवोकेट का पावर जो है बहुत अलग तरीके से शो किया जाता है। गाड़ियों पे लिखवा के लोग चल रहे हैं, अलग अलग थीम्स में एडवोकेट की पावर दिखाई जा रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। कितना हाईली कमा सकता है एक एडवोकेट? देखिए ये तो डिपेंड करता है एडवोकेट पर एंड उसके टैलेंट पर। एडवोकेट लैक्स से लेके करोड़ में भी कमा सकता है, पर केस में भी करोड़ दे सकता है। पर हियरिंग बात कर रहे हो? नहीं नहीं, केस की बात कर रहे हैं, पर हियरिंग लैक्स में ले सकता है। पर हियरिंग लैक्स में ले सकता है, लाइक इट कैन बी डबल डिजिट और सिंगल डिजिट? डबल डिजिट भी हो सकता है, डिपेंड्स के कितना। देखिए ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट कैसा है, उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। दूसरा बात केस कैसा है। अगर मान लो कोई केस है जिसमें हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है ना, तो फीस उस हिसाब से होगी। देने वाले की पेइंग कैपेसिटी इतनी है तो फीस उस हिसाब से होगी। अगर कोई गरीब इंसान पहुंच जाएगा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अच्छे अच्छे जो लॉयर्स हैं वो उनका भी सपोर्ट करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उनसे भी उतना ही डिमांड करें। जैसे अगर आप अपनी फीस जो है करोड़ों में अगर आप आंक रहे हो, हाँ। अलग अलग प्रोसेसेस में, अलग अलग प्रोफेशन में आपके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज लग सकती हैं, बहुत सारे दायरे लग सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवोकेट हो तो आप इन पैसों से कैसे डील आउट कर रहे हो? लाइक क्या आप क्लाइंट देखकर पैसे चार्ज कर रहे हो, या फिर आप इमोशंस देकर पैसे चार्ज कर रहे हो? देखिए क्लाइंट भी देखा जाता है और केस कैसा है वो भी देखा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई परेशान व्यक्ति आता है और हमको लगता है नहीं यार उसकी हेल्प करना है, तो वैसे भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो जरूरी नहीं पैसा ले रहे हैं। आजकल देखिए ना, कोर्ट कचहरी में ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुत गरीब जनता ज्यादा देखेंगे आप। हाँ। है ना, तो उन लोगों से कोई कितना चार्ज करेगा। कभी कभी ऐसे केस आते हैं, दे रहे हैं तो दे रहे हैं, फीस नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, हेल्प भी हो रही है। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर एडवोकेट नहीं फीस ही ले रहा है तो ही कर रहा है। बहुत सारे ऐसे एडवोकेट हैं और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो वो लोग मतलब कम फीस में या कंप्रोमाइज करके, या सामने वालों को देखते हैं यार, सोचते हैं यार ये क्या ही देगी, ये इतनी गरीब महिला है, नहीं बोलते हैं, फिर कहते हैं ठीक है। गुड। अगर इतनी उदारता एक्चुअली में बची हुई तो आई फील कि अच्छी बात है। हाँ, मतलब लेकिन हाँ, कोड वो भी देखेंगे। अगर मान लो वो जानबूझ के सामने वाला फीस नहीं दे रहा तो वो बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टोटली इतना प्रोफेशनली है कि नहीं किसी गरीब इंसान से भी कोई टॉर्चर करे। हाँ, कोई या फिर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कैसा पर्सन है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए मैं बताऊं, अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो सही में मुझे लगता है कि उसको हेल्प की जरूरत है, तो मैं बिल्कुल उसकी हेल्प करूंगी। कोई ऐसा क्रिटिकल केस आज तक अभी आपका जो आपको पोर्ट्रे करना चाहिए, रखना चाहिए लोगों के सामने? देखिए मेरे लिए हर केस ना, ऐसा केस जिसमें मैं मैट्रिमोनियल केस की बात करूंगी यहाँ पे, जहाँ पे ना डिवोर्स हो रहा होता है और जहाँ पे एक जो स्पाउस है वो चाह रहा होता है कि यार मैं सब सही करके साथ में रह लूं, लेकिन दूसरा वाला चाह ही नहीं रहा है। एक जो पहला है वो अपने इमोशंस भी इन्वेस्ट कर रहा है, टाइम भी दे रहा है कि शायद सब चीज़ें सही हो जाएं, सही हो जाएं सामने वाले को, बट उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो उसमें वो ठीक है, वो सामने वाला जो अपने इमोशंस जिसके इन्वेस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं उस व्यक्ति में, वो मान तो जाता है डाइवोर्स के लिए। वो सोचता है यार अब
जब नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो ना दुखी बड़ा होता है उस समय पे। तो ऐसी जो कंडीशन होती है तो मुझे ये लगता है ना कि ठीक है कोर्ट में जस्टिस तो हो रहा है, बट उसके इमोशंस के साथ जो है वो जस्टिस नहीं है, फिर कहीं ना कहीं लगता है कि हो सकता है उसके फ्यूचर के लिए यही सही हो। तो ऐसा होता है। और इनफैक्ट अभी कुछ टाइम पहले हुआ था ऐसा कि एक मतलब अपोजिट पार्टी की क्लाइंट थी और वो आई और वो चाह नहीं रही थी डिवोर्स, लेकिन वो जब रोने लगी बट उसने डिवोर्स दिया। तो मुझे उसके लिए बड़ा बुरा लगा, भले ही वो अपोजिट मतलब क्लाइंट थी मेरे, बट मैंने उसको फिर अपने मतलब उसको चुप कराया, उसको समझाया। तो वो एक कोर्ट के बाहर वाला एक मानवता वाला एक सीन था। अगर एक महिला किसी पुरुष को झूठे आरोप लगाकर उसे फंसाना चाहती है तो क्या यहाँ पर कोर्ट से उसको जेंडर का मतलब वो फायदा मिलता है कि हाँ ये अगर महिला है तो इसको छूट दी जा रही है? नहीं, कोई भी महिला जो है अगर झूठा केस लगाती किसी पुरुष पर तो कानून कभी ये नहीं कहेगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, उस पर झूठा केस लगाया जाए। लेकिन ऐसे बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, जो ऐसे लॉज हैं जो वुमेन के फेवर में हैं वो बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहे हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि मेन को अवेयर होने की ज़रूरत है अब, कि मैन को पता होना चाहिए कि भाई हमको किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला के साथ कितनी दोस्ती रखनी है, कितनी बातें करनी है, क्या मैसेजेस उसको सेंड करने हैं। तो इसमें उसके जो मैन है उसको अवेयर रहने की ज़्यादा ज़रूरत है। लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है तो उस पे कोई कानूनी और सामाजिक दबाव ना बनाया जा सके, कौन कौन से लीगल राइट्स है जिसके तहत वो फ्रीली लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ कि जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इलीगल नहीं है। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कोई भी व्यक्ति है वो लिव इन में रह सकता है ना। तो लेकिन रही बात सोसाइटी की, तो क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, हमें सोसाइटी है वो अलग है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी सोसाइटी में से जाके कोई पुलिस के पास जाता है और कंप्लेन करता है तो पुलिस के पास भी कोई राइट नहीं है कि वो कुछ कर सके। बट अपने ये खुद के कंफर्ट के लिए और उनके कंफर्ट के लिए जो सोसाइटी में रह रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस सोसाइटी में इसको इजीली एक्सेप्ट किया जाए, लाइक मेट्रो सिटीज़ में, वहाँ पे अगर कोई लिव इन में रहना चाहे तो वो उधर रहे जाकर। क्योंकि अगर आप इस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है, आप रह तो पाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका लीगल राइट है, बट बात आती है कंफर्टेबली रहने की। हो सकता है आप उतना फील ना करें, आप जब वहां से गैलरी से निकलें तो आपको ऐसा फील ना हो, मतलब ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे कुछ बोले। तो एक तरीके से ये एक एडवाइस है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी अगर व्यक्ति लिव इन में रह रहा है तो उसको लिव इन रिलेशन को रजिस्टर करवाना जरूरी है, उसमें कंसेंट करती है। हाँ, इट कैन बी रजिस्टर्ड, ये लीगल है। ओके। इनफैक्ट जो उत्तराखंड में जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो इसको लिव इन मान्यता दी है और बोला है कि ये कंपलसरी, अगर कोई भी व्यक्ति लिव इन में रहता है तो वो उसमें रजिस्टर करवाएगा, वो लिखेगा कि वो कंसेंट दे रहा है। अगर जो व्यक्ति है उसकी उम्र 21 ईयर्स से कम है, लड़का लड़की की, तो उसके पेरेंट्स से कंसेंट ली जाएगी। और अगर वो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं करवाते तो उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इनफैक्ट अगर वो अलग होते हैं तो उसकी खबर भी दी जाएगी। लेकिन जो भी दोनों कपल्स हैं वो अनमैरिड होनी चाहिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर वो लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड करवा लेता है तो वैसे भी उनके पास एक लीगल प्रूफ हो जाएगा कि उन्होंने, वो लोग मेजर हैं, उन्होंने कंसेंट दी है। और ये उनके लिए भी अच्छा होगा। वो क्यों होगा कि उसमें वो क्लॉजेस डाल सकते हैं, लाइक प्रॉपर्टी को, अगर वो अलग होते हैं तो प्रॉपर्टी को लेके डाल सकते हैं, चाइल्ड को लेके डाल सकते हैं कि कोई उनके अगेंस्ट में कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं की जा सके, वो उसके लिए बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। एंड ये भी हो सकता है कि भाई कि सामने वाला व्यक्ति, अगर वो लोग अलग हो रहे तो ऐसा नहीं है कि लड़का जो है वो लड़की को फोर्स कर रहा है शादी के, लड़की लड़के को फोर्स कर रही है। मतलब उसमें भी अब बहुत सारे जो क्लॉजेज हैं वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर चाइल्ड होता है तो कस्टडी को लेके डाल सकते हैं कि किसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी होगी। तो ये एक तरीके से सेफेस्ट वे है। अगर पुलिस भी आती है तो आप बता सकते हैं कि देखिए मेरे पास हाँ, वी आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। हाँ, भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो वैसे लाइक लिव इन रिलेशनशिप अच्छा नहीं माना गया है। एक लॉयर के पर्सपेक्टिव से अगर वो भारतीय संस्कृति को मानती हो तो क्या आपके हिसाब से ये सही है लिव इन रिलेशनशिप? देखिए, एज अ लॉयर अगर मेरे से पूछा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप जो है वो लीगल है, ये लीगल नहीं है, ठीक है।
और इनफैक्ट अगर कोई मेरे पास आएंगे भी क्लाइंट्स इसके लिए तो ऑब्वियसली एज अ लॉयर मैं उनका केस लड़ूंगी, बट अगर एज अ मतलब मेरे खुद के व्यूज़ देखे जाएं तो क्योंकि जो लॉयर होता है वो भी एक पार्ट होता है सोसाइटी का, है ना, तो मुझे लगता है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके लिए जो लिव इन रिलेशनशिप है वो इतना सूटेबल नहीं है। इसके मैं कुछ और भी पॉइंट्स बताऊंगी, लाइक फॉर एग्जांपल इसके लिए कोई लॉज नहीं है, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, हाँ, किसी ने शादी के लिए और भी दूसरे प्रोविजंस दिए गए हैं, ठीक है ना। अब ये टोटली डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कोर्ट का, अगर कोई भी इश्यूज आते हैं कि वो लड़की की तरफ भी बोल सकता है लड़की की तरफ भी बोल सकता है। दूसरी चीज होती है कई बार एक ये ट्रायल एंड एरर मेथड भी चल रहा होता है कि एक जो पर्सन है वो कमिटमेंट नहीं देना चाह रहा है, ठीक है ना, और दूसरा जो वो इमोशनली अपने आप को इन्वेस्ट करता जा रहा है। तीसरी चौथी बात क्या है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाता है कि आप जब चाहो उसको तोड़ के निकल लो, कोई लाइबिलिटी ही नहीं रहती है, ठीक है। अब इसमें लड़की को भी मेंटेनेंस एंड एलिमनी मिल सकता है, लेकिन उसमें ड्यूरेशन, हाँ अगर लेकिन उसमें ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज भी देखते हैं, कुछ केसेस में मिल सकता है, नॉट ऑल द केसेस में, उसके लिए लेकिन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो एक तरीके रिलेशनशिप जो होता है वो हस्बैंड वाइफ से के सिमिलर ही होता है। तो कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि मेंटेनेंस और एलिमनी दिलवाई गई है अगर वो लंबे समय तक वो लोग रह रहे हैं, और उनको लेके फिर बाद में लेके प्रॉपर्टी के लिए भी कोई सच लॉ नहीं है, उसके लिए भी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बाद में। अगर उनके बच्चे हो जाते हैं तो चाइल्ड की आइडेंटिटी के लिए, उसकी कस्टडी के लिए, इस टाइप के कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप विदाउट प्रॉपर लॉ मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इज नॉट गुड। हाँ, और सोसाइटी में भी इतना, हाँ सेफ्टी कंसर्न ऑल्सो एंड सोसाइटी, अगर कोई किसी को रहना है तो आप बड़ी सिटीज़ में जाके रह सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं देखूँ तो दैट्स नॉट गुड। हाँ, सो हम लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं अपने इस एपिसोड के। हम एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें आपको 1 वर्ड टू 1 सेंटेंसेस में आंसर देने हैं। आप प्लीज बताइएगा, कानून का सबसे बड़ा मिथ क्या है? कि लॉ इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, सबसे ज्यादा मिसयूज किस कानून का होता है? नो डाउट 498 ए क्रुएल्टी। ओके, क्रुएल्टी, हाँ, डॉरी लॉ। कोर्ट में सच जीता या फिर स्ट्रैटेजी? सच जीतता है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना जरूरी है। वकील होना पावर है या फिर जिम्मेदारी? बोथ। आम आदमी कानून से डरता क्यों है? लैक ऑफ नॉलेज। कानून का सही ज्ञान नहीं है लोगों में। पावर के लिए ब्यूरोक्रेट्स या फिर एडवोकेट? बोथ। यस। आज के हिसाब से लॉयर के लिए मोरल इंपॉर्टेंट है या फिर केस जीतना सिर्फ इंपॉर्टेंट रह चुका है? जब उसको डिसाइड करना है कि ये केस मुझे लड़ना है कि नहीं, तब मोरल इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उसने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये केस लड़ना है तो जीतना इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच आज भी जिंदा है? डिपेंड्स कि गवर्नमेंट किसकी है। ओके, महिलाओं के लिए इनफ कानून अधिकार है या फिर और ऐड करना चाहिए? इनफ है, अवेयरनेस होनी चाहिए एंड प्रॉपर यूज उसका होना चाहिए। एलिमनी इज राइट और रॉन्ग? डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। ओके, इट वाज अ ग्रेट एपिसोड। काफ़ी ज़्यादा बातें की हमने, लीगल अवेयरनेस जितनी हो सके उतने फैलाने की कोशिश की, लेकिन हमें लगता है कि एक और एपिसोड लगेगा एंड वी विल डेफिनेटली डू, जिसपे हम और लोगों को और ज़्यादा कानून की जानकारी जो है पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। सबसे खास बात ये है मैम का, जब मैं प्रोफाइल देख रहा था, कि इनका इंटेंशन ये कि नहीं चाहते कि डाइवोर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो, म्यूचुअली चीज़ें सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। एग्जैक्टली। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इंटेंशनली भी जो है सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है ये, एंड आई होप कि आप उस पर और ज़्यादा अच्छे से वर्क करें और अगली बार आए कुछ नए केसेस लेकर आए, नए एग्जांपल्स लेकर आए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो मैम। थैंक यू सो मच।